आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ जो नाइकी के फाउंडर फिल नाइट का मेमोयर है, यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह उन्होंने नाइकी को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया। किताब का नाम है द शू डॉग। इसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है विच कॉट माई अटेंशन बाय द वे। तो वो ये थी कि किसी ने कहा है कि बिजनेस इज वॉर विदाउट बुलेट्स। बिजनेस या कारोबार जो है वो जंग की तरह है जिसमें गोलियों का इस्तेमाल नहीं होता। और इस तरह की डिफरेंट बिजनेस को वॉर से कंपेयर करने वाली एनालॉजीज उन्होंने किताब में कई जगह लिखी हैं। तो मुझे एक बात याद आई जो मैंने कुछ अर्सा पहले जॉन डी रॉकफेलर, जो दुनिया के एक वक्त में सबसे अमीर तरीन आदमी थे अर्ली 1900s के अंदर, और उन्होंने अपने बेटे को जो लेटर्स लिखे थे उसकी एक किताब बना दी गई है विच इज 38 लेटर्स फ्रॉम जॉन डी रॉकफेलर टू हिज सन। उसमें उन्होंने अपने बेटे को ये नसीहत की कि बेटा जंगों को स्टडी करो। और एक और जगह पे एक और बड़ा बिजनेसमैन विच इज डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भी एक किताब है थिंक लाइक ए चैंपियन, जिसके अंदर उन्होंने अपनी एक रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट बताई है। और गेस करें उसमें सबसे पहली किताब कौन सी है? वो है द आर्ट ऑफ वॉर विच इज द ओल्डेस्ट एंशिएंट मिलिट्री बुक एवर, जो तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 400-500 साल पहले एंशिएंट चाइना के अंदर एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था सुन त्सू ने लिखी थी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो वॉर्स को स्टडी करते हैं। तो उससे मुझे ये समझ आया कि दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, बड़े सक्सेसफुल लोग, बिलियनर्स, ये जंगों को स्टडी करते हैं। दे स्टडी वॉर्स। मगर क्यों? इस सवाल को लेकर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, मैंने वॉर्स को स्टडी करना शुरू किया, और 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 90 नहीं, तकरीबन 100 वॉर्स को स्टडी किया बिकॉज आई फाउंड इट फैसिनेटिंग। जब मैं इसको पढ़ता गया तो फिर मैं पढ़ता ही चला गया। तो 100 वॉर्स को स्टडी करने के बाद आई फाउंड कि एक चीज ऐसी है जिसको समझने के लिए ये लोग वॉर्स को स्टडी करते हैं, और वो क्या है? तो वो चीज है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है, यानी कि हिकमत अमली, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप स्ट्रेटेजी को समझकर इसको अपनी जिंदगी में अमल करेंगे इस पर, तो आप एक बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड आई कैन गारंटी ऑन दिस बिकॉज दिस इज प्रूवन। ये दुनिया में हो रहा है। दुनिया के कामयाब लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ के अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपको भी बहुत ज्यादा फायदा देगी, और मैं भी यही करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी आखिर होती क्या है, और मैं आपको 3 ऐसी वॉर स्टोरीज सुनाऊंगा जिससे आपको ये समझ आएगा कि स्ट्रेटेजी क्या होती है और इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इससे क्या क्या फायदे हासिल किए जा सकते हैं। तो मेरा नाम है हारिस खान, और मैं जंग के मैदानों से लेके आज के मॉडर्न बिजनेसेस तक में मिलने वाले वॉर टाइम लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लेसन्स को समझता और आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं वॉर टाइम लीडर डिकोड्स। तो बाय डेफिनेशन स्ट्रेटेजी क्या है? यू कैन से स्ट्रेटेजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग समथिंग टू अचीव योर स्पेसिफिक गोल। मतलब कि ये एक मेथड है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं इफेक्टिवली, डिस्पाइट के आपको कंपटीशन भी मिलता है, डिस्पाइट के आपको कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना भी करना पड़ता है, डिस्पाइट के आपके पास रिसोर्सेज भी महदूद होती हैं। बिकॉज ये वो चैलेंजेस हैं जो आपको हर गोल को अचीव करने में आएंगे। आप जो भी अचीव करने चाहेंगे दुनिया में, उसके पीछे कॉम्पिटिशन भी होगा, और लोगों को भी वो चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, आपका रास्ता भी लोग रोकेंगे, मुश्किलात आएंगी जो आपका रास्ता रोकेंगी, और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी, कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होंगी। तो यू हैव टू डील विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफेक्टिवली एंड देन बी एबल टू अचीव योर गोल। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी में हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। आप हमेशा बड़ी पिक्चर को देखेंगे, आप कभी भी छोटी चीजों के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। व्हाट शुड बी इन योर माइंड इज योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और उसको कैसे हासिल करना है ये आपको बताती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक दौर में सिर्फ वॉर्स में ही पढ़ी जाती थी, एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट था, जिसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जो वर्ड है स्ट्रेटेजी, ये आया है ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजोस से, जिसके मायने है कि एक मिलिट्री लीडर किस तरह से अपना मिलिट्री बैटल प्लान बनाता है और उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करता है। इसका नाम है स्ट्रेटेजी। तो आज इसको पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं, इसे पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस में यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसको स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, और अपनी डे टू डे लाइफ में भी आप स्ट्रेटेजी को यूज कर ही कामयाब हो सकते हैं। इसके बिना कोई भी बड़ी चीज अचीव नहीं की जा सकती। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, चाहे वो कॉन्शियसली इस बात को जानते हो या ना जानते हो, उनके कामयाबी के पीछे एक स्ट्रेटेजी छुपी है। तो आज क्यों एप्पल अपने कंपेटिटर से इतना मुख्तलिफ है, और क्यों लोग एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए इतना क्रेजी है जितना वो किसी और टेक गैजेट के लिए नहीं होते। और आपने अक्सर अपने सर्कल में ऐसे लोगों को देखा होगा जो टेक नर्ड्स होते हैं, और वो आपको ये बताते हैं बार बार कि आईफोन से बेहतर सैमसंग का फोन है या फिर फला ब्रांड का फोन है, मगर फिर भी आप जो है वो जाके आईफोन ही खरीदते हैं। बिकॉज इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू वो
अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं, अपने कस्टमर्स को वो अपने इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं और उसी में रखते हैं और उनकी माइंडसेट, उनकी साइकोलॉजी को शेप करते हैं, पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी। इसी तरह से दुनिया में जितने बड़े बिजनेसमैन, जितने बड़े बिजनेसेस हैं, जितने कामयाब लोग हैं, वो सब किसी न किसी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर ही कामयाब हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 3 जंगी कहानियों की जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सुनाऊंगा, और जिनको पढ़कर, जिनको समझकर आपको समझ आएगा कि प्रैक्टिकल लफ्जों में स्ट्रेटेजी क्या होती है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेटेजी को समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है बैटल ऑफ सैलेमस, जो 480 कब्ल मसीह ग्रीक फोर्सेस और पर्शियन आर्मी के बीच में लड़ा गया। पर्शियन आर्मी उस वक्त की सुपर पावर थी जो दुनिया पर रूल कर रही थी, और उसके पास एक फॉर्मिडेबल लैंड आर्मी थी और स्किल्ड नेवी थी जो किसी को भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बासानी शिकस्त दे सकती थी, जस्ट लाइक आज का अमेरिका। तो किसी के लिए भी उससे डायरेक्ट लड़ना बहुत मुश्किल था, खासतौर पे ग्रीक्स के लिए जो कि तादाद में वैसे ही बहुत कम थे। मगर उनकी हमेशा से जो ताकत रही है वो रही है उनकी तालीम और उनका हुनर जंग में, बिकॉज ग्रीक्स आर ऑलवेज सेलिब्रेटेड एज गुड वॉरियर्स एंड गुड थिंकर्स। तभी आज दुनिया में जितने फिलोसोफर्स का नाम आप सुनते हैं वो ग्रीक्स हैं ज्यादातर, और जो साइंसी सब्जेक्ट्स की बुनियाद रखी दुनिया में वो भी ग्रीक्स ने रखी, और अलेक्जेंडर का ताल्लुक भी ग्रीस से था। तो वहां उस वक्त एक ऐसा शख्स मौजूद था जो एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट था जिसका नाम था थेमिस्टोक्लीस। उसको इस बात का बखूबी अंदाजा था कि ग्रीक्स इनसे डायरेक्ट जंग में नहीं लड़ सकते, और अगर इनको शिकस्त देनी है ना तो कुछ और सोचना पड़ेगा, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो ग्रीक्स को फेवर दे, जो उनको फेवर दे और पर्शियन आर्मी के एडवांटेज को एक्सप्लॉइट कर सके। तो उसने एक ऐसी स्ट्रेटेजी दरियाफ्त की, और उसने क्या किया कि उसने किंग जर्जस को, जो पर्शिया को उस वक्त लीड कर रहे थे, जो वहां के बादशाह थे, और उनको पता था कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी और फोर्सेस हैं और उनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन, कब वो अपनी आर्मी और अपनी नेवी को कहेंगे कि जाओ और ग्रीस को फतह कर लो। उनको ये बात पता थी। तो थेमिस्टोक्लीस ने इसी बात को बढ़ावा दिया। उसने किंग जर्जस तक फॉल्स इंफॉर्मेशन पहुंचाई और उसके इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील कर दिया। अब वो इतना बेचैन हो गया कि उसने अपनी नेवी को बिना सोचे समझे, बिना टेरेन का जायजा लिए, अपनी नेवी को ये ऑर्डर दिया कि वो जाके ग्रीस पर हमला कर दे। मगर यही वो ट्रैप था, यही वो चारा था जो थेमिस्टोक्लीस ने उसके आगे डाला और जिसपे वो फंस गया। ग्रीस तक पहुंचने से पहले तमाम बड़े पर्शियन जहाज जो बहुत ज्यादा फौजी और असले से लेस थे, उनको एक स्ट्रेट से गुजरना था, यानी कि पानी के एक तंग रास्ते से गुजरना था, और वो रास्ता बड़े जहाजों के लिए एक कब्रिस्तान जैसा था क्योंकि वो वहां बिल्कुल मूव नहीं कर सकते थे और वो फंस जाते। और ऐसा ही हुआ। वहां ग्रीक सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे थे अपनी छोटी बोट्स में, जिनको उस स्ट्रेट में मूव करना बहुत आसान था, और इन जहाजों के वहां पहुंचते ही ग्रीक्स ने इन पर अटैक कर दिया और उस तंग रास्ते के अंदर जहां ये जहाज तस्वीर की सूरत इख्तियार कर गए, जो कुछ नहीं कर सकते थे, इनके हाथ पैर बिल्कुल कट गए थे, इनको तबाह बर्बाद कर दिया और इस जंग को जीत लिया। तो इससे हमें सबसे बेहतरीन सबक ये मिलता है कि स्ट्रेटेजी टेक्निकली इस बात का नाम नहीं होती कि आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज हो, बेस्ट एनवायरनमेंट हो, बेस्ट मौके हो, उसी में आप थ्राइव करेंगे, उसी में आप जीतेंगे। इट्स ऑल अबाउट कि किस तरह आप अपने एडवांटेजेस को बेहतर तौर पे यूज कर सकते हैं, ऐसा पोजीशन कर सकते हैं कि वो आपको फेवरेबल आउटकम्स दें, और कैसे आप अपने दुश्मन के एडवांटेज को डिसएडवांटेज बना सकते हैं, जैसे थेमिस्टोक्लीस ने किया कि जो उनका एडवांटेज था कि अगर उसको पता था कि वो डायरेक्ट बैटल करेगा पर्शियन आर्मी के साथ तो वो तबाही है, वो शायद 1 घंटे में ही पूरी ग्रीक फोर्सेस को उड़ा दें। वो इतने ज्यादा साजो सामान, इतने बड़े जहाजों के साथ, इतने ज्यादा सोल्जर्स के साथ मौजूद थे। तो उसने अपने एडवांटेज को, अपनी कम तादाद को इफेक्टिवली यूज करने के लिए ज्योग्राफी का सहारा लिया और उसको इसमें कामयाबी मिली। तो ऑलवेज लुक फॉर द रिसोर्सेज अराउंड यू, और इसको कहते हैं रिसोर्सफुलनेस। जो आपके पास है उसी का बेहतरीन इस्तेमाल करके आउटकम्स को लाना अपने फेवर में। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। तो ऑलवेज लुक फॉर रिसोर्सेज दैट यू हैव, और उसको किस तरह से बेहतर यूज किया जा सकता है इस पर सोचें। दिस विल मेक यू इनोवेटिव, दिस विल मेक यू क्रिएटिव, एंड दिस विल मेक यू अ विनर इन लाइफ। क्योंकि फिर आपकी रिलायंस जो है वो अपने दिमाग पर होगी, आपकी रिलायंस चीजों पर नहीं होगी, बेहतर से बेहतर चीजों की हुसूल के लिए नहीं होगी। आपकी रिलायंस होगी कि आपके पास जो मौजूद है आप उसको किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकें। और यही स्ट्रेटेजी नाइकी ने यूज की एडिडास के अगेंस्ट, जब नाइकी अपने स्टार्टिंग फेज में था और एक अंडरडॉग था, और एडिडास और पूमा उस वक्त एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स थे। तो नाइकी ने उनको मार्केट शेयर्स पे कम्पीट नहीं किया, नाइकी ने उनका मुकाबला उनके लेवल पे जाके नहीं किया, या उनके एडवांटेजेस थे, उनकी स्ट्रेंथ्स थी, इस पे नहीं किया। नाइकी ने अपनी एक स्ट्रेटेजी ड्राइव की। उस वक्त दुनिया ने ये देखा ही नहीं था कि किस तरह स्टोरी टेलिंग से एक ब्रांड को इतनी
पजीराई मिल सकती है, एथलीट्स को किसी ब्रांड ने पहली दफा दुनिया में यूज किया। तो नाइकी ने अपनी स्ट्रेटेजी बना के अपनी रिसोर्सफुलनेस के साथ अपने एडवांटेजेस को बेहतरीन यूज किया और वो नाइकी को आज इन तमाम ब्रांड से ऊपर ले आया। दूसरी वॉर स्टोरी है अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर की। तो 1776 का दिसंबर था, क्रिसमस की शाम थी और सख्त सर्दी थी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ऐसे में जो रेवोल्यूशनरीज थे जिनको जॉर्ज वॉशिंगटन लीड कर रहे थे, उनके पास अंग्रेजों से, ब्रिटिश आर्मी से लड़ने के लिए ना साजो सामान था, उनके मोराल डाउन थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्केर्स थी और टेरेबल कंडीशन थी। और ब्रिटिश आर्मी जो थी वो बड़े आराम से उनको जगह जगह शिकस्त देकर इस जंग को जीत रही थी। तो ऐसे में क्रिसमस ईव पे रात के अंधेरे में जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो बहुत बोल्ड स्ट्रैटेजी थी। तो उन्होंने अपनी फोर्सेस को जमा किया और जमा करके डेलावेयर रिवर के पास लाए, जहां से कुछ फासले पर ब्रिटिश आर्मी क्रिसमस ईव को मना रही थी और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे लड़ने के लिए। तो वॉशिंगटन का बोल्ड मूव ये था कि वो रात के अंधेरे में इस रिवर को क्रॉस करेंगे और सुबह का सूरज निकलते ही उन पर अटैक कर देंगे, क्योंकि दे आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग देम ऑफ दैट अटैक, क्योंकि वो उस वक्त उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और वो क्योंकि क्रिसमस के जश्न में मगन होंगे, तो वो एक ऐसा टाइम है जब वो एडवांटेज अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं इस बोल्ड मूव को करके। लेकिन इसके रास्ते में था डेलावेयर रिवर, जिसको उन्होंने रात में क्रॉस करना था। ये दिसंबर का वक्त है, ठंड, हर तरफ बर्फ, यख पानी, जिससे गुजरना ऐसा था जैसे मौत के मुंह से निकलना। और इसमें एक भारी नुकसान भी उन्हें हो सकता था, बिकॉज उनके पास ना रिसोर्सेज थी, ना मोराल था, ना फौजियों के पास खाना था और ना उनके पास ज्यादा जंगी साजो सामान था, सर्दी के कपड़े भी उनके पास नहीं थे। ऐसे में इन तमाम डिसएडवांटेजेस के बावजूद उन्होंने रात को उस दरिया को क्रॉस किया और सुबह होते ही ब्रिटिश फोर्सेस पर अटैक कर दिया, जब वो उनको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और वो अनप्रिपेयर्ड थे। और देखते ही देखते 1000 फौजियों को उन्होंने कैदी बनाया। और इस जंग में ये इवेंट एक ऐसा मोटिवेटर उनके लिए साबित हुआ कि जिसने आगे जाके अमेरिका की आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया। देखते ही देखते ये न्यूज़ पूरे अमेरिका में फैल गई कि ब्रिटिश आर्मी को शिकस्त हो गई है जॉर्ज वॉशिंगटन की आर्मी से, और किस तरह उन्होंने अपनी इस मास्टरफुल स्ट्रेटेजी के साथ इनको शिकस्त दी, जिसके बाद जहां जहां जो रेवोल्यूशनरीज लड़ रहे थे उनकी बहुत ज्यादा इससे हौसला अफजाई हुई। तो यहाँ पे लेसन क्या है? समटाइम्स यू हैव टू गो बिग और गो होम, यू हैव टू मेक बोल्ड मूव्स। जिंदगी, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग बोल्ड मूव्स। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप ऐसे मूव्स नहीं करेंगे जिनमें आपको पता है कि ये जो है बहुत मुश्किल है लेकिन ये लेना भी जरूरी है, तब तक आपको जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप इज द बेस्ट एग्जांपल, जो हमेशा इस बात पर एम्फसाइज करते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग बोल्ड मूव्स। बिजनेस हो चाहे जिंदगी हो, ही नेवर स्टेज बैक फ्रॉम मेकिंग अ बोल्ड मूव। तो यू हैव टू मेक बोल्ड मूव्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। और इसी तरह दुनिया में जितने लोगों को आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं कामयाब हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे बोल्ड मूव्स लिए जब उनके पास सर्कमस्टेंसेस थे, जो हालात थे उनके फेवर में नहीं थे, फिर भी उन्होंने वो किया जो वो करना चाहते थे या जिससे उन्हें फायदा हो रहा था, और उन्होंने हालात को, सर्कमस्टेंसेस को अपने फेवर में किया। दिस इज हाउ यू क्रिएट एडवांटेज फॉर योरसेल्फ यूजिंग स्ट्रेटेजी। तीसरी वॉर स्टोरी है हमारी, जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो है बैटल ऑफ कैनाई, जो 216 कबल मसीह लड़ा गया बिटवीन द रोमन फोर्सेस और हैनिबल बारका, जो कार्थेज की आर्मी को लीड कर रहे थे। और कार्थेज जो था वो एक एंशिएंट एम्पायर थी जो आज के मॉडर्न डे अफ्रीका में टूनिशिया के मकाम पर वाक़ है। और ये वो शख्स था जिसने रोमन्स की नाक में दम करके रख दिया था, और इन्होंने रोमन्स को 2 बड़े मार्के हराए थे। जिसके बाद ये तीसरा वो मौका था जब रोमन्स जो थे वो इतना शदीद इनसे परेशान और इनको हराने के लिए बेचैन थे कि वो एक इतने बड़े लश्कर के साथ इनका सामना करने आए, which was somewhere around at that time 1 लाख, उस वक्त 1 लाख लोगों का लश्कर लेके आके इन पर हमला करना। और इनकी जो फोर्सेस थी उनकी तादाद मुश्किल से उसकी आधी भी नहीं थी, और इनकी फोर्सेस में डिफरेंट अफ्रीकन ट्राइब्स के लोग थे जिनको जमा करके इन्होंने एक फौज बनाई थी। मगर दिस गाय वाज सो स्ट्रेटेजिक और सो स्मार्ट के इसकी स्ट्रेटेजीज को आज भी मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, और खास तौर पर बैटल ऑफ कैनाई की, कि किस तरह उसने कितनी बड़ी आर्मी को शिकस्त दी। हैनिबल को पता था कि रोमन आर्मी बहुत बड़ी है और उसको अपने दुश्मन की साइकी का भी पता था। उसे पता
था कि ये आके ब्रूट फोर्स के साथ हमें तबाह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास एक इतनी बड़ी मैसिव आर्मी थी और वो ये कर सकते थे, और यही उनका हमेशा गोल रहा है। उनकी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी रोमन्स की हमेशा ये रही है कि वो सेंटर को अटैक करते हैं। जब भी दो फोर्सेस किसी जंग के मैदान में आमने सामने होती हैं तो वो ऐसे खड़ी होती हैं, और हमेशा रोमन सेंटर को अटैक करके दुश्मन की लाइंस को तोड़ देते हैं, उनको डिसऑर्गेनाइज कर देते थे, इतनी पावर से अटैक करते थे। तो हनीबल को पता था कि ये ऐसा ही करेंगे, तो उसने जंग का वो मकाम ढूंढा जो बिल्कुल फ्लैट लैंड था, जहां रोमन्स को ये मौका मिले कि वो आके इन पर अटैक करें। और उसने ये किया कि उसने अपने सेंटर को वीक रखा, जो कि उस वक्त नहीं होता था। हमेशा फोर्सेस जो है वो सेंटर से स्ट्रांग होती थी ताकि वो इस तरह के अटैक को रिटेलिएट कर सकें। उसने अपने सेंटर को वीक रखा और मजबूत फोर्सेस को अपनी साइड्स में रखा और एक क्रीसेंट शेप बना दी, आर्क टाइप कर्व। तो जब रोमन्स उन पर अटैक करने आए तो हनीबल का सेंटर पीछे होता गया और उसने उन्हें आने दिया, और जो साइड्स थे उन्होंने जगह बनाई। जिसके बाद जब रोमन आर्मी जैसे जैसे अंदर आती गई, इन साइड्स ने उसको पीछे से कवर करना शुरू किया और एक सर्किल बना दी। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं डबल इंसर्किलमेंट स्ट्रैटेजी। अब इस सर्किल के बीच में रोमन फोर्सेस मौजूद थी, जिनका बेरहमी से कत्लो गारत किया हनीबल की फोर्सेस ने। तकरीबन 1 लाख में से 50,000 रोमन सोल्जर्स उस बैटल में मारे गए, और ये रोमन्स को तीसरा वो बड़ा धचका था जो हनीबल के हाथों लगा। और हनीबल जो था, उसकी जो ब्रिलियंस थी वो थी अपनी मौजूदा रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना और अपने दुश्मन के माइंडसेट को पढ़कर उसको आउट परफॉर्म करना। ये वो चीजें जो हम बैटल ऑफ कैनाई से सीखते हैं, और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी आज तक इसको पढ़ के से यही ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू नेवर फाइट फायर विद फायर, यू नेवर फाइट एन एनिमी विद रिस्पेक्ट टू हिज स्ट्रेंथ, यू फाइट एनिमीज विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रेंथ। जो चीज आपको फायदा दे, वो स्ट्रेटेजीज या वो अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो आपके लिए बेहतर एडवांटेज क्रिएट कर सके, दिस इज स्ट्रेटेजी। हनीबल ने भी यही किया, उन रिसोर्सेज को इस तरह उसने असेंबल किया, उसने इस तरह इनोवेशन लाई जो इससे पहले रोमन्स ने देखा ही नहीं था, और उनको सरप्राइज इसी से मिला। इनोवेशन ब्रिंग सरप्राइज। तो आपने हमेशा आउट थिंक आउट परफॉर्म अपने कंपटीशन को इसी तरह से इनोवेट करके करना होता है। और इनोवेशन हमेशा आती है बाय थिंकिंग कि आपने अपनी रिसोर्सेज को किस तरह बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है, उनकी अरेंजमेंट कैसे करनी है, क्या प्लान है जो आपको फायदा पहुंचाए, आपके लिए एडवांटेज क्रिएट करे, लेवरेज क्रिएट करे बजाय आपके दुश्मन के। अगर उसके पास ब्रूट फोर्स है तो आप वो क्या ऐसी चीज यूज कर सकते हैं जो उसकी ब्रूट फोर्स को नाकाम बना दे, जैसे हनीबल ने किया। तो ये है वो तीसरा लेसन जो हमें सीखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। जॉन डी रॉकफेलर ने भी ऑयल इंडस्ट्री को इसी तरह डोमिनेट किया, एक मोनोपोली क्रिएट की जो उस वक्त कभी ऑयल इंडस्ट्री में मौजूद ही नहीं थी, जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने अपने एनिमीज को, अपने कंपेटिटर्स, अपने राइवल्स को इंसर्किल किया, इंसर्किल करके उनको ऐसे ट्रैप्स में फंसाया कि वो उनका मुकाबला ही ना कर सके। तो जितने दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, ये हमेशा वॉर्स को स्टडी करते हैं और इसके थ्रू ऐसी स्ट्रेटजीज को समझते हैं जिनका इस्तेमाल करके ये अपने बिजनेसेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें बहुत सी डिसेप्टिव, बहुत सी गलत स्ट्रेटजीज भी होंगी, बट मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं कि आप जाके उनका इस्तेमाल करें, बट एटलीस्ट आप उनको समझें ताकि कोई आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल ना कर सके। बिकॉज लाइफ इज अ वॉर, और इसमें आप हमेशा ऐसी सिचुएशंस का सामना करेंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग होंगी, और ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको इन चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करके इनको ओवरकम करने में मदद देंगी। तो ये 3 वॉर्स की कहानियां भी हमें यही बताती हैं कि स्ट्रेटजी का इस्तेमाल बेहतर तौर पे किस तरह से किया जाए और कैसे इसको हम अपने बिजनेसेस, अपनी लाइफ, अपने करियर्स और लोगों से अपने इंटरेक्शन, इन तमाम एरियाज में यूज कर सकते हैं और यूज करके अपने लिए फायदा क्रिएट कर सकते हैं। तो लेसन इज सिंपल, लर्निंग स्ट्रेटजीज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग एडवांटेज for yourself and it's all about succeeding with strategy अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में मुझे बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे वॉर टाइम नेशन का पार्ट बने इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आगे जाके मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा जो स्पेसिफिकली डिफरेंट स्ट्रेटजीज पर बेस करती होंगी और उनको हम डिस्कस करेंगे डीप डाउन, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर भी बात करेंगे कि उसको आज हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।